हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 6 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पांचवें लेक्चर में हमने डिस्कवरी, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, इंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम के बारे में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल वॉल ऑर्गेनल वाले में बताया था। ये क्या होता है? इट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ऑर्गेनल होता है। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल। ठीक, इट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। इसको हम इट इज आल्सो नोन, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जैसे बात करिए, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर इज पोरस होती है, वाइल, ठीक है, द इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर मेम्ब्रेन की जो होगी, आउटर लेयर जो होती है वो पोरस होती है, वाइल इनर लेयर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी इज डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, डीपली फोल्डेड होती हैं। अब ये फोल्ड जो होते हैं, दीज फोल्ड, ठीक है, दीज फोल्ड क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मतलब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसके पास दो लेयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो ये क्या कहता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है। पोरस इन द सेंस, मतलब जैसे कि हम कह दें ये हमारी इनर लेयर हो गई, ठीक है, और ये हमारी जो है आउटर लेयर हो गई। ये जो हो गया, ये पोर्स हो गए। ठीक है, ये पोर्स हो गए। तो जो आउटर लेयर होता है पोर्स होता है, और जो इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है मेम्ब्रेन की, वो डीपली फोल्डेड होती है। ठीक, डीपली फोल्डेड का मतलब होता है, एक मिनट, डीपली फोल्डेड का मतलब, जैसे डीपली फोल्डेड मतलब ये कुछ इस प्रकार से फोल्डेड होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फोल्डेड होगी। ये इसकी इनर लेयर हो गई। इसको हम दूसरे पेज में बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको कहते हैं, ये हमारा इनर लेयर हो गया, लेकिन इसको इनर लेयर नहीं कहेंगे। आउटर लेयर मान लीजिए हमारा ये है। ठीक, ठीक है, इतने भी पोर्स नहीं होते हैं। मान लीजिए ये पोर्स हैं। ठीक, इनर लेयर जो हमारी है वो क्या होते हैं? डीपली फोल्डेड होती हैं। ठीक है, डीपली फोल्डेड होती हैं। ये क्या है हमारा?
आउटर लेयर है, ठीक है? और ये क्या है हमारा इनर लेयर है, ठीक है? इनर लेयर है, ये जो है इसके पोर्स हैं और ये जो है डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं। जैसा कि आउटर लेयर जो होता है वो पोरस होता है और इनर लेयर जो होता है डीपली फोल्डेड होता है। जैसे सेकंड पॉइंट हमारी क्या कह रही है, द आउटर लेयर जो होता है पोरस होता है, वाई इनर लेयर जो होता है डीपली फोल्डेड होता है। हमने आपको एक ब्रीफली जो है स्ट्रक्चर बताया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब जैसे क्या कहते हैं, इनर लेयर जो होता है फोल्ड इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके, जिसके कारण से एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बने। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ, अगर हम नॉर्मल सरफेस एरिया ले, जैसे मान लीजिए इनर सरफेस एरिया है, ये इतना बड़ा है, इसमें कोई फोल्ड है नहीं, ठीक है? ये नॉन फोल्डेबल है, ठीक है? इसमें नॉट फोल्डेड है, ठीक है? नॉट फोल्डेड है, तो इसमें सरफेस एरिया जो होगा इसके मुकाबले इसका सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है? इसका सरफेस एरिया लेस होगा, ठीक है? यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो लेस होगा। तो ठीक है, जैसे जो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इनर लेयर के सरफेस पे ही होते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा हमारा रिएक्शन होगा और उतनी ज़्यादा हमारी एटीपी बनेगी। एटीपी जनरली जो है हमारा बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है किसी भी कार्य को करने में। चाहे हम हाथ मोड़ें, चाहे हम हाथ खोलें, दोनों में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ठीक है? या फिर किसी भी कार्य में हमको जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है। तो अगर हम एटीपी के बारे में बात करें, जैसे एटीपी को हम क्या कहते हैं, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। मतलब एनर्जी करेंसी अगर सिंपली हम कहें, जैसे हमारे पास पैसे हैं, पैसे मतलब करेंसी हैं तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो जैसे एटीपी है, एटीपी जो होती है एनर्जी की करेंसी है। अगर हम कोई कार्य करने जाएंगे तो उसको वो जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जो कि यूज़ होती है इन द चांस एनी वर्क। ठीक है, जैसे अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें एटीपी जो है वो यूज़ होगा, उससे एनर्जी मिलेगी और हम कोई कार्य करेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है, जैसे ठीक है, द बॉडी यूज़, ठीक है, एनर्जी ठीक है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड। मतलब कोई एक नया कंपाउंड चाहे बनाए, मतलब शरीर के अंदर, या फिर कोई भी मैकेनिकल वर्क करे, जैसे बाल्टी उठाना, कुछ भी चीज़ें करना, कोई भी कार्य करना मैकेनिकल में या फिजिकल वर्क जो हम करते हैं, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो है स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के स्टोर होती है। कोई भी मैकेनिकल वर्क, ठीक है। जैसे अगर हम एटीपी का आपको फुल फॉर्म बताएं, एटीपी का फुल फॉर्म सीधे सीधे होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी प्रकार अगर हम एडीपी कहें और एएमपी कहें, ठीक है, एएमपी कहें, ठीक, एडीपी को हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, डाइफॉस्फेट। और एडिनोसिन
इसमें एम को मोनोफॉस्फेट कहते हैं। तो जैसे आपको अंदाज़ा तो इसके नाम से ही हो रहा होगा कि ठीक है, जैसे आपको अंदाज़ा तो इसके नाम से हो रहा होगा कि एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट मतलब सिंगल फॉस्फेट। मतलब जैसे एटीपी जो है हमारा सेल जो है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। अब ये जो है ये कन्वर्ट होगा एडीपी में पहले और उसके बाद एएमपी में, ठीक है? एएमपी में कन्वर्ट होता है और ये लूज़ करता है कुछ फॉस्फेट, मतलब कुछ फॉस्फेट क्या मतलब सिंगल फॉस्फेट लूज़ करेगा। 1 फॉस्फेट इसमें लूज़ करता है और 1 फॉस्फेट इसमें लूज़ करेगा और यहाँ से रिलीज़ करेगा एनर्जी को और यहाँ से भी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। और इन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होंगी, ठीक है? जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होंगी, वही इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी कंपाउंड को, नए कंपाउंड को बनाने या फिर अदर मैकेनिकल मतलब सिंपली है कुछ भी काम करने के लिए जो हमारी बॉडी है एनर्जी को स्टोर करती है वो एटीपी के फॉर्म में करेगी। एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी और एएमपी में, जहाँ से जब वो कन्वर्ट करेगा तो फॉस्फेट जो बॉन्ड होगा, फॉस्फेट का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करेगा, जहाँ से उसे उन्हें मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी और वही एनर्जी जो है हमारी इस्तेमाल की जाती है किसी भी कार्य में, सेल के अंदर। जैसा कि अगर हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी और जानकारी दें, तो जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक स्ट्रेंज मतलब एक विचित्र ऑर्गेनेल है अगर हम दूसरे ऑर्गेनेल से कंपेयर करें। ऐसा ये क्यों कहती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर जैसे साइंटिस्ट ने देखा, तो जैसे सेल जो है हमारा, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया को और मतलब जैसे साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर तो उन्होंने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलग भी एक मतलब डीएनए है, उसके अलग राइबोसोम है और वो अपनी खुद की कुछ न कुछ प्रोटीन बना ले रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सेल तो मतलब सेल तो सबके लिए प्रोटीन बनाता ही बनाता है और बाकी कई जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें तो हमने कभी देखा नहीं कि डीएनए है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मतलब उसके अंदर खुद जेनेटिक मटेरियल है खुद उसका और वो खुद क्या कहते हैं कुछ न कुछ अपने लिए प्रोटीन बना रहा है। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक विचित्र प्रकार का ऑर्गेनल है मतलब स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। जैसे कि हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्ट्रेंज ऑर्गेनल, ठीक है? एक विचित्र प्रकार का ऑर्गेनल है। अब ऐसा ये क्यों कहती हैं? मतलब इसको अगर हम कह दें बिकॉज़, ठीक है? ऐसा ये क्यों कहती हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास हैव देयर ओन डीएनए, मतलब उसके पास खुद का डीएनए होता है और उसके खुद के राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पर इसलिए क्या कहते हैं देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, मतलब वो कुछ न कुछ अपनी प्रोटीन बना ले रही है, ठीक है? तो जैसा कि हमारा ये टॉपिक तो खत्म हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, अब हम इसके बाद प्लास्टिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक ब्रीफ में रिवीजन कराते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पहले ही सेल ऑर्गेनल में देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हमने आपको सेल ऑर्गेनल में बताया कि मतलब आपके एनसीईआरटी में कितने कितने सेल ऑर्गेनल हमें पढ़ने हैं, उसमें हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से डबल लेयर मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल हैं। तो जैसे एक तो पहली बार न्यूक्लियस था जो जिसके पास दो लेयर क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी, लेकिन अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास भी डबल लेयर्ड में मतलब डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसको हम पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एटीपी का फॉर्मेशन कराता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को। अब जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो उसको हम, सिंपल सी बात है, उसको पावर हाउस कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो 2 लेयर होती हैं, आउटर लेयर जो होता है वो पोरस होता है। मतलब पोरस मतलब इसमें पोर्स होते हैं कि जैसे कुछ न कुछ मतलब केमिकल्स हुए या सब्सटेंस हुए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आसानी से आ सकें। और जो इसकी इनर लेयर होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, ठीक है। मतलब डीपली फोल्डेड कह लें या फिर हाईली फोल्डेड। फोल्डेड मतलब सिकुड़ी हुई, मतलब कई सारे मूड होते हैं उसमें, फोल्डेड होते हैं। और फोल्ड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें जो फोल्ड होता है जिसके कारण से उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। जब सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे, तो जिसके कारण एटीपी का जनरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एटीपी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो एटीपी कहते हैं, एटीपी को हम कह सकते हैं, इसको हम एनर्जी करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर स्टोर्ड होती है। अब एटीपी मतलब जैसे किसी भी नए कंपाउंड की सिंथेसिस हो सेल के अंदर, या फिर कोई हम मैकेनिकल वर्क करें, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें एटीपी से मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब हम सीधे-सीधे समझ सकते हैं 3 फॉस्फेट है। अब एडीपी और एएमपी भी आप इसी प्रकार जान लीजिए। एडीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब सिंगल फॉस्फेट। अब एटीपी जो है एएमपी में कन्वर्ट होता है और सिंगल सिंगल फॉस्फेट रिलीज करता है। जब वो सिंगल सिंगल फॉस्फेट रिलीज करेगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगी, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो जो है वो इस्तेमाल होती है बाकी सारे वर्क में, ठीक है। यूज टू डू वर्क, या फिर एनीथिंग मतलब कह लें, या फिर कुछ करने के लिए जो एनर्जी होगी वो यहीं से मिलती है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारी कहती है जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग सेल ऑर्गेनल से कंपेयर करते हैं तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का जो है डीएनए देखा, और उसका खुद का जो है उसके अंदर राइबोसोम देखा। इसको हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर दूसरा सेल आ जाए। जैसे अब सेल है, तो सेल के अंदर जो बेसिक मतलब डीएनए कंटेनिंग है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए है और राइबोसोम है, वो खुद की प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जो है एक स्ट्रेंज प्रकार का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर, जिस क्या कहते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की ओर कह लें, तो उसका नाम है प्लास्टिड, ठीक है। पांचवा ऑर्गेनल क्या है? प्लास्टिड। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो प्लास्टिड होता है ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। इट इज आल्सो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्लास्टिड होते हैं। अगर दूसरी पॉइंट बताएं तो ये केवल प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। इट ओनली, ठीक है, इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। ये केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। एंड एब्सेंटिंग एनिमल सेल, ठीक है। और उसी प्रकार से देखें तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड में भी हम जनरली क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। अभी आगे बताएंगे कि प्लास्टिड के कितने प्रकार हैं, लेकिन बेसिकली हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस
ठीक है। न्यूमरस न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होता है जो कि एम्बेडेड इन अ मटेरियल जिसको हम क्या कहते हैं, इस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं। अब जैसे इस लाइन को अगर हम आपको समझाना चाहें तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर पहला पॉइंट तो आपको सीधे सीधे पता चल गया हो कि ये दो लेयर मेम्ब्रेन होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और दूसरा लाइन तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जैसे अगर इसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल में हम उसका स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो उसके अंदर ठीक है, उसके अंदर कई सारे और मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब वो पाए जाएंगे और वो जिस सब्सटेंस के अंदर होते हैं उस सब्सटेंस को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रोमा। जैसे अगर हम इसका क्या कहते हैं सिंपली आपको डायग्राम बनाएं, ठीक है, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बनाते हैं तो हमें दो लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक। अब जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर अब देखिए ये हमारी आउटर में लेयर हो गई। ये कौन सी लेयर है, ये आउटर लेयर है। ठीक है, ये हमारी इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर है। अब देखिए इसके अंदर कई सारी जो हैं मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे ये ये हमारा एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखें तो हम इसी प्रकार से कई सारे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब जैसे देखें तो इसको अटैच करने के लिए भी इसके पास एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसको अटैच करती है। ठीक है, एक जैसा कि हम बताएं तो ये सब जो होती हैं मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती हैं। ये सब जो होती हैं मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती हैं। मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, अब इसको कहें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कह ले। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, ये भी जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। अब अगर इसमें हम इसकी एक सिंगल की बात करें, एक सिंगल की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसको आपको ऊपरी क्लासेस में पढ़ना है लेकिन हम थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देते हैं। ठीक है, इसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, और इन मतलब जैसे एक थैलाकॉइड जो होता है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक सिक्के के ऊपर अगर हम एक सिक्का रखें, मतलब एक कॉइन के एक ऊपर एक कॉइन रखें तो उसके बाद जैसे कॉइन का एक बंडल बनता है, उस पूरे बंडल जैसे थैलाकॉइड का एक मतलब थैलाकॉइड के ऊपर एक थैलाकॉइड रखें और उसके ऊपर एक बंडल जो बनेगा उसको हम नाम देते हैं ग्रेनम नाम देते हैं। ठीक है, ग्रेनम नाम देते हैं। ठीक है, और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम सिंपली सिंपली क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमले कहते हैं। स्ट्रोमा लेमले कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा लेमला कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सिंपली ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है,
ठीक है? ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें हम देखें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसा हमने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, कंसिस्ट करती है न्यूमरस मतलब कई सारे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि एक फ्लूइड मतलब एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसमें जो स्ट्रोमा है, ठीक है? इसमें जो सब्सटेंस है, मान लीजिए कुछ भी सब्सटेंस इसमें भरा है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड लाइक मतलब लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रोमा नाम दिया। ठीक है? स्ट्रोमा नाम दिया। ये सिंपली मान लीजिए लिक्विड लाइक, ठीक है? लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस है, और इसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स लाइक है। ठीक है? मैट्रिक्स सिंपली एक लिक्विड होती है। ठीक है? मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस है। ठीक? अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसके पास जो है एक डीएनए भी होता है। ठीक है? जैसे अगर हम ऐसे-ऐसे बनाएँ तो सर्कुलर एक ठीक डीएनए होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका डीएनए कह सकते हैं। और अगर हम राइबोसोम इसी में दिखा दें, ठीक है? तो ये कंप्लीट प्लास्टिड का एक अलग से ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक है? तो अब देखिए अगर हम बताएँ प्लास्टिड जो होती है डबल मेम्ब्रेनस लाइक सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइज मतलब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड का, उसके पास कई सारे न्यूमरस मेम्ब्रेनर सेल मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं उस मटेरियल में। उस मटेरियल को हमने क्या कहा? स्ट्रोमा कहा। तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या कहते हैं, उसका खुद का डीएनए होता है और उसका खुद का राइबोसोम होता है, उसी प्रकार जो है प्लास्टिड के पास भी उसका खुद का डीएनए होता है और उसका खुद का राइबोसोम होता है। मतलब इट आल्सो, ठीक है, इट आल्सो हैज़ इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, राइबोसोम जस्ट लाइक जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रेजेंट होता है इन बोथ प्लांट एंड प्लांट एंड एनिमल सेल में। ठीक है? अब अगर इसीलिए देखें तो देयर फॉर क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, या फिर हम कहें प्लास्टिड कह लें, मतलब प्लास्टिड कहें या फिर हम क्लोरोप्लास्ट कहें। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट कहें। ठीक है? कैन मेक कैन मेक सम ऑफ इट्स, ठीक है, सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, मतलब खुद के कुछ प्रोटीन को वो खुद बना सकते हैं, और बाकी बचे हुए चीज़ों को वो मतलब न्यूक्लियस से जो प्रोटीन बनती है, मतलब न्यूक्लियस क्या मतलब आरईआर से जो प्रोटीन बनती है, वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? अब उसी प्रकार अगर जैसे हमने बताया कि प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है, मतलब एक प्रकार का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, तो कितने प्रकार के प्लास्टिड हैं उस पे बात करते हैं। ठीक है? तो अगर हम देखें कि देयर आर, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है? जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से 2 प्रकार के प्लास्टिड हैं। एक क्लोरोमोप्लास्ट होता है, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट होता है, और दूसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट आता है। ठीक है? ल्यूकोप्लास्ट आता है। अगर हम थोड़ी-सी जानकारी आपको दें तो जैसे क्लोरोप्लास्ट मतलब जो होते हैं वो कलर कलर मतलब जो जिसके पास कलर होते हैं उस प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? क्लोरोमोप्लास्ट कहते हैं। जैसे व्हाइट, रेड ये भी इसी में आते हैं। ठीक है? क्लोरोमोप्लास्ट आते हैं, और जो व्हाइट कलर के हों, ठीक है? ठीक है? जो व्हाइट कलर के हों या फिर कलरलेस हों, ठीक है? कलरलेस हों, उन प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है? उन प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसी प्रकार हम तब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है?
क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जैसा कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि जो प्लास्टिड कलर कंटेनिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसा कि क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट। ठीक है, कंटेनिंग द पिगमेंट। अगर जैसे ये सिंपली कलर प्लास्टिड, यहाँ पर हम चाहें तो फिर से लिख सकते हैं कलर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट अगर कंटेन कर रहा है पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट अगर क्लोरोफिल उसके अंदर है, क्लोरोफिल उसके अंदर है, ठीक है, अगर क्लोरोफिल है, ठीक है, आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरोमोप्लास्ट के अंदर भी कई प्रकार के प्लास्ट मतलब पिगमेंट होते हैं। अगर, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्रोमोप्लास्ट है, मतलब अगर कोई ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, तो उसको, उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट नाम देंगे। मतलब क्लोरोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट होता है या फिर ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट जिसके अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अगर हमको पता है मतलब जैसे प्लांट में जो लीफ में जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ग्रीन स्ट्रक्चर से हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है, क्लोरोप्लास्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जैसे अगर हम बताएं फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस है जिसके द्वारा, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, फूड इन प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट जो है भोजन बनाता है खुद का। ठीक है, और जैसे क्लोरोफिल हमने बताया, क्लोरोफिल जो होती है वो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है इज ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। ठीक, अब उसी प्रकार हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जितना मतलब आपके एनसीईआरटी में है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में जैसे हमने बताया था कि ये जो होते हैं ये वाइट कलर पिगमेंट होंगे, वाइट, और फिर कलरलेस पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कलरलेस पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस में यूज़ होते हैं, इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर स्टोरेज। और ये किसका स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज के लिए जो सब्सटेंस होंगे, मतलब जैसे स्टोरेज सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे स्टोरेज सब्सटेंस की अगर हम बात करें, सब्सटेंस की हम बात करें, ठीक है, स्टोरेज सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो स्टोरेज सब्सटेंस जैसे देखें, सच एज स्टार्च होता है, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, ऑयल का स्टोरेज करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, मतलब प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, स्टोरेज सब्सटेंस कहते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स।
ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट होते हैं। उनका बेसिकली आप मेनली जो काम होता है, प्राइमरली जो काम होता है, वो क्या होता है, स्टोरेज करने, मतलब स्टोरेज करने का। अब वो किस सब्सटेंस का स्टोरेज करते हैं, जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स का। इनके भी अलग-अलग, मतलब इनके जो अलग-अलग जो होते हैं, मतलब ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, उनके अलग-अलग नाम हैं, लेकिन ये आपको अभी नहीं जानना है। जैसा कि अगर हम एक नोट पॉइंट बताएँ, मतलब नोट पॉइंट क्या, हमने क्लोरोप्लास्ट को के बारे में आपको एक पॉइंट नहीं बताया। नोट पॉइंट में अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताएँ, तो क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, मतलब क्लोरोफिल हो। तो जैसे क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर और कई सारे पिगमेंट हो सकते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, ये कुछ पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है? एडिशन टू द क्लोरोफिल, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो उस कलर का हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस वेरियस कलर, जैसे येलो और ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है? पिगमेंट इन एडिशन टू इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ठीक है? ग्रीन कलर पिगमेंट है। अगर इसी में दूसरा नोट पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं, हाँ, क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होगा, क्लोरोप्लास्ट कलर, ठीक है? कलर डिपेंड करेगा, डिपेंड कि विच कलर पिगमेंट इज मोर, ठीक है? उसी के आधार पर क्लोरोप्लास्ट हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है छठा टॉपिक और छठा ऑर्गेनल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है? देखिए, हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा-सा आपको ब्रीफली में एक बार समझा देते हैं, जिससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, या प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड हमारा जो है एक डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, मतलब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। बेसिकली इसके पास 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, ठीक है? प्लास्टिड के पास ये प्रेज़ेंट होता है केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, अगर हम उसको देखें, तो उसके अंदर कई सारे जो हैं, मतलब न्यूमरस, मतलब नंबर में जो है कई सारे मेम्ब्रेनस लेयर या फिर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि एम्बेडेड होती हैं उस मटेरियल में, मतलब जैसे उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा कुछ नहीं होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसी प्रकार जो क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड होता है, उसके अंदर कई सारे मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, और वो, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर जो है कई सारे न्यूमरस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हमने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाया, तो उसमें हमने आपको दिखाया कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं, वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और हम जब थैलाकॉइड को एक के ऊपर एक रख के अरेंज करेंगे, जो एक बंडल बनेगा, उस पूरे बंडल को हम, स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और एक दूसरे ग्रेनम को जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होती हैं, उसको स्ट्रोमा लेमली कहते हैं। अब इसमें जो सारे स्ट्रक्चर हैं, वो सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो एनसीईआरटी आपको इसी के बारे में बात कर रहा था।
अब इसमें दिखाया है, एनसीईआरटी ने कहा भी है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये खुद की कुछ न कुछ प्रोटीन बना लेती हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा, लेकिन ये जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। अगर हम आपको बताएं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कलर के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर या फिर पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ना, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं और ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर वाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट पाए जाएं। और ठीक है, और उसी प्रकार हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताएं तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में, ठीक है, और क्लोरोफिल जो होती है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो जो कि फोटोसिंथेसिस कराती है, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम क्लोरोप्लास्ट की और बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में कई सारे और कलर के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट पाई जाती है एडिशनल टू क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट जो है उनका कलर डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट जो है ज़्यादा होगा। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट या फिर कलरलेस पिगमेंट होती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है या फिर प्राइमरीली जो काम है इसका, वो स्टोरेज के काम में आता है। अब ये किस सब्सटेंस का स्टोरेज करता है, ये स्टोरेज कराता है स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन के ग्रेन्यूल का। तो ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है वैक्यूल्स या फिर अगले ऑर्गेनल की ओर। ठीक, जैसा कि वैक्यूल्स के बारे में बताएं तो वैक्यूल्स जो होता है वो स्टोरेज के काम में आता है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होते हैं आर स्टोरेज स्टोरेज सैक, मतलब थैला, बोरा या फिर सैक होते हैं फॉर किसके लिए, फॉर सॉलिड सब्सटेंस या फिर लिक्विड सब्सटेंस होता है। लिक्विड कंटेंट वही सब्सटेंस कहें, कंटेंट कहें, दोनों के स्टोरेज के लिए होते हैं। अगर हम अब बताएं वैक्यूम्स जो होता है, वैक्यूल्स जो होता है वो आर स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज एंड न्यूमरस, मतलब कई सारे नंबर होंगे, न्यूमरस इन एनिमल सेल, ठीक है, बट जो है सिंगल या फिर कह लें या फिर कम होते हैं लेस एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं लेकिन कई काफ़ी नंबर्स में होंगे। लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं वो एक या दो, मतलब ऐसे ही होते हैं, बड़े होते हैं बेसिकली, ठीक है। सब कुछ कुछ प्लांट सेल में, इन सम प्लांट सेल, ठीक है, इन सम प्लांट सेल, ठीक है, इन सम प्लांट सेल, ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं विच इज़ क्या होते हैं, कभी कभी सेंटर पे होंगे, ठीक है, एट सेंटर, और ऑक्यूपाई करते हैं, और कैन ऑक्यूपाई या मे ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, मतलब सेल का 50 से 90% जो जगह है वो कभी कभी किसी किसी प्लांट सेल के अंदर वो वैक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, और सारे प्लांट सेल में नहीं, ठीक है। अगर इन प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स आर
full of cell sap and provide GT and GGDT. ठीक है, rigidity, turgidity and rigidity to cell. वो जो है इस लाइन का अगर मतलब देखें तो वैक्यूल्स जो होते हैं फुल ऑफ सेल सेप का मतलब जो है जो वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट होती हैं, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट होती है वाटरी फ्लूइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। उसके अंदर जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ जो है वेस्ट मटेरियल्स होती हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स होती हैं। ये जो हैं, हाँ, कुछ-कुछ प्लांट सेल में जो सेल सबसे भरी होती हैं, ठीक है? वो प्रोवाइड करती हैं टर्जिडिटी, मतलब जैसे जब सेल जैसे भरा होता है, तो फूला हुआ सेल हो, तो वो उसको टर्जिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी। रिजिडिटी मतलब वो अपने से प्लांट सेल को रिजिड मतलब रिजिड बनाएँगी कि उसका शेप और साइज़ जो है चेंज ना करे, ठीक है? किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर हम सेल शेप की बात करें, ठीक है? ठीक, सेल शेप की बात करें, ठीक है? सेल शेप की बात करें, जैसे सेल शेप की अगर हम बात करें, ठीक? सेल शेप क्या होता है? तो सेल शेप जो होता है, ठीक है? वाटरी वाटरी ना लिखें, फ्लूइड, ठीक है? फ्लूइड इनसाइड इनसाइड वैक्यूल्स, ठीक है? वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होती हैं और ये कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट वेस्ट मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक है? वेस्ट मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं सेल शेप के अंदर, ठीक है? अगर हम को इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे वैक्यूम के अंदर क्या-क्या स्टोर्स होते हैं, तो उसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है? सब्सटेंस स्टोर्ड स्टोर्ड ठीक है? स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, ठीक है? इन प्लांट्स, जैसे प्लांट के अंदर अगर हम बात करें प्लांट के अंदर तो सच एज़ कौन-कौन से होते हैं, जैसे एमिनो एसिड होता है, ठीक है? सेल शेप के अंदर ये भी होगा एमिनो एसिड, शुगर, ठीक है? वेरियस ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन, कुछ-कुछ प्रोटीन भी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है? ठीक, कुछ-कुछ हाँ, प्रोटीन भी स्टोर्ड होते हैं, ठीक? जैसे इन सिंगल सेल, ठीक है? इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है? अमीबा, द फूड वैक्यूल्स, ठीक है? फूड वैक्यूल्स जो होती हैं, ठीक है? वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम कंटेन द फूड आइटम, ठीक है? कंटेन द फूड आइटम दैट इट कैन कंज्यूम। जैसे हमने पहले ही लेक्चर में बात किया था कि जैसे अमीबा के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है? इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है? इंडोसाइटोसिस होती है, इसमें कुछ नहीं, अमीबा जो है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से उसको आगे बढ़ा के जो फूड होता है वाटर के अंदर उसको कैप्चर करती हैं। अब जो फूड जो है अमीबा के अंदर आएगा वो वैक्यूल में जाके चला जाएगा, जहाँ पे उसका डाइजेशन और फर्दर जो है बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो जो वैक्यूल्स होती हैं अमीबा के अंदर, उसके अंदर फूड होता है, जो कि अमीबा का फूड होता है जो उसको कंज़्यूम करती है, मतलब अमीबा।
उसी प्रकार अगर हम बात करें इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सम यूनिसेलुलर मतलब जैसे सम यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, आल्सो प्ले करते हैं, प्ले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग मतलब सीधे सीधे एक्सक्रीशन मतलब एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल, ठीक है। अब जैसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है, जैसे हमारे अंदर तो सब बढ़िया सिस्टम है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब सिंगल सेल हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर सिस्टम तो डेवलप होता नहीं है। तो जैसे एक्सक्रीशन के लिए मतलब एक्सक्रीशन में मतलब सिंपली वाटर और वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं बॉडी से, तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है एक स्पेशल प्रकार का वैक्यूल है वो प्रोवाइड करता है। जैसे ये चीज़ें अमीबा में भी हो सकती हैं, एक्सोसाइटोसिस जो है वो यही तो कराता है। तो जैसे अमीबा में जो एक्सोसाइटोसिस होती है, जो जैसे अमीबा ने खाया खाना जो कि फूड वैक्यूल के अंदर उसके पड़ा है, तो जैसे फूड वैक्यूल जिसने मतलब डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा तो उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो अमीबा जो है उसी वैक्यूल के माध्यम से एक्सपेल्ड कर देगी। तो सिंपली जो है वैक्यूल मदद कर रहा है एक्सपेलिंग ऑफ वाटर एंड सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक। तो वैक्यूल के बारे में ये कंप्लीट हुआ। तो एक बार वैक्यूल को हम देखते हैं। जैसे वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज सैक है जो किसका कराता है, ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती हैं। अगर इसमें देखें तो ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, ठीक है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट का स्टोरेज किया जाता है। वैक्यूल्स जो होती हैं एनिमल सेल के अंदर छोटी और कई सारी पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये जो है बड़ी होती हैं और कम अमाउंट में पाई जाती हैं। जैसे कुछ प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स इतना ज़्यादा होता है कि वो 50 से 90% जो है सेल वॉल्यूम का जगह जो है ऑक्युपाई कर लेता है। सम प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होती हैं फुल ऑफ सेप होती हैं, मतलब सेप जो होती हैं वो फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल होगा, ठीक है। तो ये जो है सेप से भरी होती हैं और ये प्रोवाइड करती हैं टर्जिडिटी मतलब सेल को फूलने में, और उसकी रिजिडिटी सेल की मतलब शेप और साइज को बिगड़ने से बचाती हैं, मतलब रिजिड प्रोवाइड करती हैं कौन? जो वैक्यूल हैं, ठीक है? ये जैसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जिसका स्टोरेज हो सेल के अंदर वो क्या-क्या हो सकता है? जैसे अमीनो एसिड हैं, शुगर हैं, कई सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और कुछ प्रोटीन हैं। उसी प्रकार जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म में जैसे अमीबा की बात करें हम तो उसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है फूड होता है जो अमीबा कंज़्यूम करेगा। उसी प्रकार कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स का यूज किया जाता है एक्सपेलिंग मतलब एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब आज हमने क्या कहते हैं पढ़ा, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में। तो बेस आपके एनसीईआरटी के आधार पर आपका जो है सेल ऑर्गन्स पूरा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन और कुछ और छोटी टॉपिक्स जो हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका जो मतलब इसका जो नोट्स का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।